हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम सेकंड यूनिट का थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं भाई। और थर्ड चैप्टर हमारा रहेगा कौन सा? वेक्टर्स। तो भाई पीछे भी आपने 9th क्लास में डिफरेंस जाना था। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ए स्केलर क्वांटिटी एंड ए वेक्टर क्वांटिटी। एक स्केलर क्वांटिटी वो फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड का रोल प्ले होता है और उसमें डायरेक्शन का कोई रोल नहीं होता। जबकि एक वेक्टर क्वांटिटी वो फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ हम डायरेक्शन का भी रोल प्ले करते हैं। स्केलर क्वांटिटी की अगर बात करते हैं तो मास, लेंथ, टाइम आप स्केलर क्वांटिटी के रूप में ले सकते हैं। जबकि वेक्टर क्वांटिटी की अगर हम बात करते हैं तो वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम और भाई एक आपके पास कौन सा और अगर हम इसमें वेक्टर क्वांटिटी में बात करते हैं तो और कौन सी फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पर रहेगी? मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। एक लीनियर मोमेंटम होता है और एक एंगुलर मोमेंटम होता है। तो दोनों ही मोमेंटम कैसी क्वांटिटी हैं? वेक्टर क्वांटिटी हैं। टॉर्क हो गया, ये भी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो भी आज हम इन्हीं वेक्टर्स के बारे में हमारा डिस्कशन रहेगा। तो वेक्टर्स में जब हम लेकर चलते हैं तो फिर दो टाइप हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एक टाइप बोली जाती है भाई पोलर वेक्टर, पोलर वेक्टर कौन से होंगे भाई? द वेक्टर्स विच हैव स्टार्टिंग पॉइंट और इनिशियल पॉइंट। द वेक्टर्स विच हैव ए स्टार्टिंग और एप्लीकेशन पॉइंट। उन वेक्टर्स को हम कौन से वेक्टर कहते हैं भाई? पोलर वेक्टर। जैसे यहाँ से ऑब्जेक्ट ने इतनी डिस्प्लेसमेंट की तो ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो कैसा वेक्टर हो जाएगा भाई? पोलर वेक्टर। कोई ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी को हम ये डायरेक्शन दिखा सकते हैं। तो ये कैसा हो गया भाई? पोलर वेक्टर हो गया। दूसरा वेक्टर बोला जाता है भाई एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर, द वेक्टर विच प्लेज रोटेशनल इफेक्ट। रोटेशनल इफेक्ट को जो रोल प्ले जिसमें किया जाता है और उसकी डायरेक्शन उस एक्सिस के अलोंग दिखाई जाएगी जिस एक्सिस के अलोंग वो रोटेशन हो रही है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए, और इसकी डायरेक्शन हम राइट हैंड स्क्रू रूल से निकालते हैं। मान लीजिए कि कोई स्क्रू आप वुड के अंदर डाल रहे हैं तो ऊपर से जो पेचकस से हम यूँ उसको घुमाएंगे तो वो उस वुड के अंदर जो है जाता जाएगा। तो उसकी जो डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में वो जा रहा है वो डायरेक्शन उसके किसकी डायरेक्शन रिप्रेजेंट हो गई? उस वेक्टर की डायरेक्शन वहाँ पर रिप्रेजेंट हो गई। तो इसकी डायरेक्शन हम किस तरह से ले सकते हैं? अगर यहाँ पर डायरेक्शन कौन सी हो? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन अगर यहाँ पर ली जा रही है तो जो वेक्टर की डायरेक्शन रहेगी वो कहाँ पर रहेगी? अपवर्ड। एक राइट हैंड थंब रूल भी जो है आपने जिसमें 10th क्लास में आया था, वो करंट और मैग्नेटिक फील्ड को हम वहाँ पर रिलेट करते थे। अगर थंब हम करंट से रिप्रेजेंट करते थे तो जो फिंगर्स जिस डायरेक्शन में कर्ल हो रही हैं वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रिप्रेजेंट होती थी। क्या ये वही कहानी नहीं है? देखिए ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ये जो डायरेक्शन होगी वो एक्सियल वेक्टर की डायरेक्शन वहाँ पर रिप्रेजेंट होगी। इसी तरह से अगर डायरेक्शन कैसी हो? क्लॉकवाइज हो तो फिर डायरेक्शन कहाँ पर होगी भाई? इसमें एक्सियल वेक्टर की
डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये रोटेशनल इफेक्ट को जो है रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें आपका कौन कौन से, दूसरा हम कह सकते हैं कि ऐसे वेक्टर जो दो वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करते हों उनको एक्सियल वेक्टर कहा जाता है। जैसे हम एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं तो उसको एल से रिप्रेजेंट करवाते हैं, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है आर क्रॉस पी के रूप में, जहाँ पर आर पोजीशन वेक्टर है और पी जो है वो क्या है, लीनियर मोमेंटम वेक्टर है। इसी तरह से टॉर्क का अगर हम कंसेप्ट लेकर चलते हैं तो ये आर क्रॉस एफ से हम रिप्रेजेंट करवाते हैं। तो ये थे भाई टू टाइप्स ऑफ वेक्टर, पोलर वेक्टर और एक्सियल वेक्टर। इसके बाद भाई हम वेक्टर से रिलेटेड कुछ और टर्म्स यहाँ पर डिस्कस करेंगे, और वो टर्म्स कौन कौन सी हैं। एक है मॉडुलस ऑफ वेक्टर। मॉडुलस ऑफ वेक्टर, कोई भी वेक्टर है उसकी मॉडुलस से क्या मीनिंग है, उसकी मैग्नीट्यूड। जैसे कोई वेक्टर आपको ए दे दिया और वो आपको दे दिया 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। अब इसमें देखिए आई जे के कैप किसके अलोंग दिखा रहे हैं, ये एक्स एक्सिस के अलोंग हमारे पास कंपोनेंट है, ये वाई एक्सिस के अलोंग हमारे पास कंपोनेंट है, और ये जेड एक्सिस के अलोंग हमारे पास कंपोनेंट है। आई जे के यूनिट वेक्टर हैं अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस एंड अलोंग जेड एक्सिस। तो इसका मॉडुलस क्या होगा, इसकी मैग्नीट्यूड से रिप्रेजेंट होगा, और वो किसके इक्वल आएगा भाई, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर और प्लस जेड कंपोनेंट का स्क्वायर। तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी, इट विल बी 25, 4 और 9। सो इट विल बी 25 और 4 29 और 9 38। सो मॉडुलस ऑफ ए या मैग्नीट्यूड इसकी जो ली जाएगी वो कितनी आ गई भाई, 38। एक होता है भाई यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर क्या होगा, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड को हम एरो मार्क लगा के और मॉडुलस लगा दें या उसका एरो मार्क हटा लें, दोनों का सेम कंसेप्ट है। तो अगर ऊपर वाले ही वेक्टर का यूनिट वेक्टर आपसे पूछा जाए तो ऊपर तो वेक्टर लिखेंगे, वेक्टर हमारे पास था 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप, और भाई नीचे उसकी मैग्नीट्यूड जो कि अभी अभी निकाली थी, तो यहाँ पर इसकी मैग्नीट्यूड कितनी आई है, √38। ये आ जाएगा इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर। इसके बाद भाई अगली टर्म हमारे पास आती है इक्वल वेक्टर्स। दो वेक्टर्स को इक्वल वेक्टर कहा जाएगा इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। अगर उनकी मैग्नीट्यूड सेम है, अगर उनकी डायरेक्शन सेम है, तो उनको कैसा वेक्टर कहेंगे भाई, इक्वल वेक्टर। मान लीजिए दो वेक्टर पी और क्यू हैं, ये पी ले लिया, क्यू ले लिया, दो वेक्टर पी और क्यू हैं जिनकी डायरेक्शन भी सेम है और जिनकी लेंथ या मैग्नीट्यूड वो भी सेम है, तो ये कैसे वेक्टर होंगे भाई, इक्वल वेक्टर। एक होते अनइक्वल वेक्टर। अनइक्वल वेक्टर कौन से होंगे, जो जिनकी मैग्नीट्यूड तो सेम होगी लेकिन जिनकी डायरेक्शन जो है वो क्या रहेगी, अपोजिट रहेगी। जिनकी मैग्नीट्यूड तो क्या रहेगी भाई, सेम रहेगी, लेकिन डायरेक्शन वहाँ पर क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। तो ऐसे वेक्टर को हम कौन से वेक्टर कहेंगे भाई, अनइक्वल वेक्टर। इसके बाद अगला वेक्टर हम यहाँ पर लेकर चलेंगे कौन सा, सॉरी भाई अनइक्वल वेक्टर नहीं, ये कौन सा बोला जाएगा, जिसकी मैग्नीट्यूड तो सेम हो और
डायरेक्शन अपोजिट हो उसको हम कहेंगे नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर। तो नेगेटिव वेक्टर कौन सा वेक्टर होगा जिसकी मैग्नीट्यूड तो एक गिवन वेक्टर के इक्वल है लेकिन डायरेक्शन उसके क्या है, अपोजिट। तो वो वेक्टर को कौन सा वेक्टर बोला जाएगा भाई, नेगेटिव वेक्टर। एक बोला जाता है भाई कौन सा, को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर कौन सा होगा, वो दो वेक्टर्स को को इनिशियल वेक्टर कहा जाएगा जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम है। एक वेक्टर ए ले लिया हमने, एक वेक्टर बी ले लिया हमने, इनका स्टार्टिंग पॉइंट ये मान लीजिए ओ ले लिया, तो ये दोनों वेक्टर कौन से बोले जाएंगे भाई, को इनिशियल वेक्टर। इसी तरह से एक होते हैं भाई कौन से, को इनिशियल वेक्टर के बाद कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर कौन से होंगे, दो वेक्टर्स को कोलिनियर बोला जाएगा अगर उनकी मैग्नीट्यूड इक्वल भी हो सकती है और अनइक्वल भी हो सकती है और वो उनकी डायरेक्शन सेम भी हो सकती है और वो अपोजिट भी हो सकती है। मान लीजिए दो वेक्टर हम लेकर चल रहे हैं, एक की मैग्नीट्यूड ये है, दूसरे की मैग्नीट्यूड ये है। एक केस ये ले लिया, एक की मैग्नीट्यूड ये है और दूसरा इस साइड में एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये दोनों वेक्टर, दोनों जो पेयर ऑफ वेक्टर्स हैं वो कौन से बोले जाएंगे भाई, कोलिनियर वेक्टर। एक केस ये भी हो सकता है ये भी इसी डायरेक्शन में है और ये भी इसी डायरेक्शन में यहाँ पर लाई कर रहा है, तो वो पैरेलल में भी आ सकते हैं, वो एक ही लाइन पर भी लाई कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं भाई कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर ऐसे वेक्टर जो एक ही प्लेन में लाई करते हैं। मान लीजिए ये प्लेन हम लेकर चल रहे हैं, एक ये इधर हो गया, एक ये इधर हो गया, एक ये इधर हो गया, तो ये जो थ्री वेक्टर्स हैं ये कैसे होंगे भाई, कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर एक ही प्लेन में लाई करने वाले वेक्टर्स को हम कौन से वेक्टर्स कहते हैं, कोप्लेनर वेक्टर्स। इसके बाद भाई अगला कंसेप्ट हम यहाँ पर लेकर चलेंगे कौन सा, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर क्या होगा, मान लीजिए एक्स वाई प्लेन हम लेकर चल रहे हैं और ये ओरिजिन ओ लेकर चल रहे हैं। किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में कोई ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पर लाई कर रहा है, ये पॉइंट मान लीजिए पी ले लिया, तो ओ से लेकर पी तक की जो डिस्टेंस है वो इस पोजीशन पर जो ऑब्जेक्ट है या पार्टिकल है उसका ये क्या लाई करेगा भाई, पोजीशन वेक्टर लाई करेगा। इसी तरह से कुछ टाइम के बाद मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट या पार्टिकल मूव करके दूसरे पॉइंट के ऊपर आ गया, तो अब इसकी पोजीशन चेंज हो गई। अब इसका पोजीशन वेक्टर ओ पी से किस में चेंज हो जाएगा, ओ क्यू में, डायरेक्शन वही, टुवर्ड्स द पोजीशन। और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की अगर डायरेक्शन की बात करें तो ये यहाँ से यहाँ आया है, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट ये होगी। तो पोजीशन वेक्टर तो कौन सी, ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस पर वो ऑब्जेक्ट या पार्टिकल लाई कर रहा है वो उसका क्या होगा, पोजीशन वेक्टर। और उस पोजीशन की तरफ उसकी पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन रहेगी ओरिजिन से। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की तरफ उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है वो तो उसकी मैग्नीट्यूड हो गई, और
किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन की तरफ गया है वो उसकी डायरेक्शन हो जाएगी, किस पॉइंट से किस डायरेक्शन की तरफ गया है। और इस पी के डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को फिर कैसे निकालते हैं हम, ये मान लीजिए पोजीशन वेक्टर हमने r1 ले लिया, ये r2 ले लिया, तो पी क्यू जो होगा वो किसके इक्वल होगा भाई, r2 माइनस r1। अब r2 और r1 की वैल्यूज़ कहाँ से निकालेंगे, p की कुछ ना कुछ वैल्यूज़ होंगी, ये मान लीजिए इसकी वैल्यू एक्स वाई है और ये एक्स डैश वाई डैश है, तो यहाँ से r2 की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, इट विल बी एक्स डैश आई कैप प्लस वाई डैश जे कैप माइनस एक्स एक्सिस के अलोन जो हम वैल्यू लेते हैं वो आई कैप के साथ ली जाती है, वाई एक्सिस के अलोन जो वैल्यू लेते हैं वो जे कैप के साथ ली जाती है। इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, तो ये आ जाएगा भाई एक्स डैश माइनस एक्स आई कैप प्लस वाई डैश माइनस वाई जे कैप, ये आ जाएगा आपके पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो ये कंसेप्ट है भाई पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के। इसके बाद मान लीजिए किसी वेक्टर को हमने मल्टीप्लाई करना हो किसी रियल नंबर से, तो रियल नंबर से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे किसी वेक्टर को, तो उस रियल नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद उसकी मैग्नीट्यूड उतने ही टाइम्स हो जाएगी। मान लीजिए रियल नंबर हम 5 लेकर चले और पहले कोई वेक्टर a लाई कर रहा था, तो 5 से जब आप a की मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हमारे पास 5a आ जाएगी। तो पहले वेक्टर की जितनी मैग्नीट्यूड थी उससे 5 टाइम्स इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड हो जाएगी और इसकी डायरेक्शन वही रहेगी जो a की डायरेक्शन हमारे पास ऑलरेडी थी। लेकिन अगर यही वैल्यू हम -5 लेकर चलते हैं तो फिर मैग्नीट्यूड तो वही 5 टाइम्स रहेगी, लेकिन इसकी डायरेक्शन a वाले वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन यहाँ पर लाई कर जाएगी। a की डायरेक्शन अगर इस केस में यहाँ इस साइड में थी तो जो -5a की डायरेक्शन रहेगी वो किस साइड में आ जाएगी, इस साइड में आ जाएगी। इसी तरह से भाई मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर, किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, स्केलर और वेक्टर का केस हम डिस्कस कर चुके हैं, अब आप इजीली बता सकते हैं। तो मान लीजिए कोई वेक्टर हमने ले लिया, वेलोसिटी ले ली, ठीक है, वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड मान लीजिए आपको दे रखी है 30 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर आपको क्या दे दिया, टाइम दे दिया, और उसकी वैल्यू दे दिया आपको 10 सेकेंड। और अब आपसे अब वेलोसिटी आप जानते हैं कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, टाइम कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। तो जब किसी वेक्टर क्वांटिटी को किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी मैग्नीट्यूड, वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है वो जिस स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उतने टाइम्स उसकी वैल्यू वहाँ पर हो जाती है, और मैग्नीट्यूड उतने टाइम्स होने के साथ साथ जो यूनिट है उसमें भी चेंज हो जाता है, क्योंकि v को अगर आप t से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 30 मीटर पर सेकंड को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 सेकंड से सेकंड कैंसिल, और यहाँ पर ये मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 300 मीटर। तो पहले वेक्टर की यूनिट क्या थी, मीटर पर सेकंड, अब किस में कन्वर्ट हो गई, मीटर में कन्वर्ट हो गई। तो यहाँ पर यूनिट भी जो है उसकी चेंज हो जाएगी जब किसी वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई किया जाता है। इसके बाद भाई हम बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ, वेक्टर एडिशन की तरफ। वेक्टर एडिशन, तो आपने मैथमेटिक्स में चीज़ों को ऐड करना सीखा है, लेकिन जब वहाँ पर आपने स्केलर क्वांटिटीज़ को ऐड करना सीखा है, लेकिन जब वेक्टर को ऐड करते हैं तो उनका एडिशन स्केलर वाले एडिशन की तरह नहीं होता,
उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं, उनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो वेक्टर एडिशन में क्या होगा, जैसे मान लीजिए दो वेक्टर आपको दे रखे हों, एक की मैग्नीट्यूड आपके पास 4 दे रखी है और एक की मैग्नीट्यूड 3 दे रखी है। तो अगर स्केलर एडिशन तो होता तो उसका रिजल्ट हमारे पास हो जाता 4 + 3 7। लेकिन यहाँ पर इसका जो वेक्टर एडिशन आएगा वो कितना आएगा भाई, 5 आएगा। वो किसके बेस पर है, यहाँ पर अगर ये 90 डिग्री एंगल है तो आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं। तो 3² + 4² उसका स्क्वायर रूट, इट विल बी 9 + 16 25 का स्क्वायर रूट, और रूट कितना आ जाएगा 5। तो उसके बेस पर इसकी मैग्नीट्यूड कितनी आ जाएगी भाई, 5 आएगी, ना कि 4 + 3 जो नॉर्मल एडिशन हम करते हैं 7 यहाँ पर रिजल्ट नहीं आएगा। अब आप कहेंगे ये इस लाइन से इसका रिजल्टेंट कैसे रिप्रेजेंट किया है, तो इस कंसेप्ट को समझने के लिए हम यहाँ पर दो मेथड्स स्टडी करेंगे वेक्टर्स को ऐड करने के। और वो दो मेथड कौन कौन से रहेंगे भाई, एक है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और एक है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कौन सा होगा, अगर ट्रायंगल की दो साइड्स को सेम ऑर्डर में हम दो वेक्टर्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसकी जो बची हुई तीसरी साइड है वो उनके रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगी और उसका ऑर्डर उन दोनों वेक्टर्स के ऑर्डर के अपोजिट होगा। कैसे, मान लीजिए दो वेक्टर्स हमने ये रिप्रेजेंट करवाए और इस तरह से रिप्रेजेंट करवाए जाते हैं कि एक का हेड दूसरे की जो टेल है वो पहले वाले के हेड से कोइंसाइड करेगी। तो यहाँ पर एक वेक्टर हमने ए ले लिया, दूसरा वेक्टर बी ले लिया, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो तीसरी साइड, ये मान लीजिए हमने आर ले ली, तो ये आर से रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब इस चीज़ को यहाँ पर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि आर जो है यहाँ पर किस चीज़ के इक्वल हो जाएगा, ए और बी का सम के रूप में यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो यहाँ पर एक इनके रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड का रिज़ल्ट हम यहाँ पर निकालेंगे कि वो वैल्यू किसके इक्वल हमारे पास आती है। तो इसके लिए दो वेक्टर लेकर चलेंगे भाई। यहाँ पर एक वेक्टर हमने क्या ले लिया, ए से रिप्रेजेंट करवा दिया, दूसरा वेक्टर हमने बी से रिप्रेजेंट करवा दिया और दोनों के बीच में एंगल हमने मान लीजिए थीटा ले लिया। अब यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, ये 90 डिग्री हो गया और एक यहाँ पर तीसरी साइड जो ली है वो हमने आर से रिप्रेजेंट करवा दी। वो यहाँ पर मान लीजिए थीटा तो यहाँ ले लिया, यहाँ पर ये हमने बीटा एंगल ले लिया। तो देखिए किस तरह से अब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है। अब इसमें ये बी है, अब बी को रिजॉल्व किया जा सकता है दो कंपोनेंट में। एक कंपोनेंट यहाँ पर आ जाएगा भाई बी कोस थीटा। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में हम लेकर चलते हैं, मान लीजिए कोई गिवन वेक्टर है, ये ए दे दिया और इसके साथ ये एंगल थीटा बन रहा है, तो ये लिखा जाता है ए कोस थीटा और ये परपेंडिकुलर वाला लिखा जाएगा ए साइन थीटा। तो इसी तरह से देखिए यहाँ पर बी है, ये बी है अलोंग द एंगल बी कोस थीटा और परपेंडिकुलर वाला आ जाएगा बी साइन थीटा। अब देखिए भाई एक राइट एंगल ट्रायंगल हम यहाँ पर कौन सी लेंगे, पी क्यू आर। इन राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर में क्या होगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर आर स्क्वायर इट विल बी इक्वल टू बेस स्क्वायर। बेस यहाँ पर है
ए प्लस बी कोस थीटा, इसका स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर है हमारे पास बी साइन थीटा, इसका स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए भाई, अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर, हे भगवान, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कोस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, अगर यहाँ पर बी स्क्वायर कॉमन ले लें तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल आ जाएगा। और इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस ऑफ थीटा। तो क्योंकि आपने 10th में पढ़ा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। तो यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा आ जाएगी, और आर की वैल्यू इसका स्क्वायर रूट आ जाएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, और इसके ऊपर क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट। ये तो इसकी मैग्नीट्यूड आ गई। और डायरेक्शन की बात करते हैं तो इसमें ये देखिए, ये एंगल हमारे पास बीटा आ रहा है, टेंजेंट बीटा को लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास है बी साइन थीटा, तो यहाँ से टेंजेंट बीटा को आप बता सकते हैं बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा। उसके बेस पर इस रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन का रिजल्ट आप निकाल सकते हैं। ये तो था भाई हमारे पास ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब एक पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है, अगर पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड, अगर पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड दो वेक्टर से रिप्रेजेंट हो रही हों, तो उसका जो डायगोनल होगा वो उसके रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। वही पिछले वाला सारा कंसेप्ट। यहाँ पर ये इस लाइन को आगे बढ़ा देंगे तो ये थीटा हो जाएगा, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे ये 90 डिग्री हो जाएगा, और ये वही थीटा था, यहाँ पर ये वही बीटा हो जाएगा। ये वेक्टर ए था और ये बी कोस थीटा हो जाएगा। कि यहाँ पर मैग्नीट्यूड ए ले लेंगे, ये बी कोस थीटा और ये हो जाएगा बी साइन थीटा। आगे फिर वही पाइथागोरस थ्योरम कंसेप्ट, ये मान लीजिए हमने क्या ले लिया, पी क्यू आर एस, ये एक पैरेललोग्राम ले लिया हमने, इसमें ये पॉइंट मान लीजिए हमने एम ले लिया। तो अब ट्रायंगल बनेगी हमारी पी एम आर, इन ट्रायंगल पी एम आर। देखिए पी आर स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, इट विल बी इक्वल टू ए प्लस बी कोस थीटा इसका स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा इसका स्क्वायर। ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कोस ऑफ थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आगे वही कहानी, बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस ऑफ थीटा। तो यहाँ से पी आर स्क्वायर इसके इक्वल आ गया। पी आर की वैल्यू निकालें तो स्क्वायर रूट में आ जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस ऑफ थीटा। वही डायरेक्शन की अगर बात करें तो वही बीटा बन रहा है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हमारे पास बी साइन थीटा। तो टेंजेंट बीटा की अगर बात करते हैं तो बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस ऑफ थीटा। अब इसमें स्पेशल केस देखिए भाई, स्पेशल केस क्या आ जाएंगे, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0, तो रिजल्टेंट क्या होगा, और इट विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस 2ab कोस ऑफ 0 हो जाएगा। कोस 0 आप जानते हैं 1 होता है, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर रूट, ये आ जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर, उसके ऊपर स्क्वायर रूट, आ जाएगा a प्लस b। तो r की वैल्यू हमारी a प्लस b के इक्वल आ गई जब थीटा की वैल्यू हमारी क्या थी 0 लेकर चलेंगे, मीन्स जब a और b एक ही लाइन पर लाई कर रहे हों। दूसरा केस क्या हो सकता है, व्हेन थीटा इज़ 180, तो यहाँ पर कोस 180 की जगह पर कितना हो जाएगा -1, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा। तो उस केस में r इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab आ जाएगा। ये फार्मूला तो a माइनस b के होल स्क्वायर का होता है, तो r की वैल्यू उसके बेस पर a माइनस b आ जाएगी। और अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो तो उस केस में r a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कोस 90 0 होता है, तो थर्ड टर्म हट जाएगी यहाँ से और इसके ऊपर स्क्वायर रूट लग जाएगा। जहाँ तक टेंजेंट बीटा की बात करते हैं, तो फर्स्ट केस में जब थीटा 0 था तो टेंजेंट बीटा डायरेक्शन का केस निकालने के लिए b क्या था हमारे पास, साइन 0 अपॉन a प्लस b कोस 0। अब साइन 0 आप जानते हैं 0 होता है, तो यहाँ पर टेंजेंट बीटा 0, तो बीटा हमारा कितना आ जाएगा 0। दूसरे केस में देखिए, जब r हमारे पास a माइनस b आया था, तो इसमें थीटा कितना लिया था हमने 180, तो टेंजेंट बीटा किसके इक्वल आ जाएगा, b साइन 180 अपॉन a प्लस b कोस 180। साइन 180 0 होता है, तो टेंजेंट बीटा 0 आ जाएगा, तो उसके बेस पर बीटा यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई 0 आ जाएगा। और भाई थर्ड केस हमारे पास टेंजेंट बीटा का यहाँ से किसके इक्वल है, इट विल बी b साइन 90 अपॉन a प्लस b कोस 90। कोस 90 0, साइन 90 1, तो टेंजेंट बीटा हमारे पास यहाँ से आ जाएगा b अपॉन a। ठीक है भाई। और इस तरह से आपका ट्रायंगल और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का कंसेप्ट हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है।